अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि अपनी नई पावर को टेस्ट करने के लिए यूनचे ने अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को समन किया। उसने दोनों हाथों से तलवार की हैंडल पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, तलवार धड़ाम से जमीन पर गिर गई। सीन यह है कि भले ही उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, लेकिन हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड का वजन नॉर्मल स्टेट में भी लगभग 50 लाख किलो था, जिसे कंट्रोल करना अभी भी उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। यूनचे ने अपनी आंखें नैरो की और तुरंत पगेट्री स्टेट ओपन कर दिया। उसकी बॉडी में प्रोफाउंड एनर्जी पागलपन की तरह दौड़ने लगी। अब आगे उसने जोर से दहाड़ लगाई और अपनी पूरी बॉडी पर गोल्डन क्रो डिवाइन फ्लेम्स को इग्नाइट कर दिया। अब वो पूरी ताकत के साथ हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को घुमा रहा था। जहां जहां उसकी तलवार जा रही थी, वहां हवा का नामो निशान मिट रहा था और आग का एक भयानक समंदर बन रहा था। पूरे कल्टीवेशन रूम का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया। जो आइस मिस्ट वहां जमी थी, वो डर के मारे गायब हो गई। यूनचे ने लगातार 67 स्ट्राइक्स मारे। जी हां, 3 स्मॉल रियल्म्स के प्रमोशन के बाद अब वो पगेट्री स्टेट में 67 बार तलवार चला पा रहा था। अगर अभी उसके सामने जी हानफेंग होता तो यूनचे बिना रंबलिंग हेवन यूज किए ही उसे हरा देता। लेकिन जैसे ही 67 स्ट्राइक खत्म हुआ, यूनचे घुटनों के बल गिर गया और तलवार उसके हाथ से छूटते छूटते बची। वो बुरी तरह हांफ रहा था। उसने सोचा, ये इंप्रूवमेंट अच्छी है, लेकिन मेरे मेन गोल के लिए ये अभी भी ऊंट के मुंह में जी रहा है। उसका सपना बहुत बड़ा था और उसके लिए ये पावर अभी भी बहुत कम थी। यूनचे ने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं अपनी नॉर्मल स्टेट में इस हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाता। तभी उसे कुछ याद आया। उसे प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग के नीचे वाला वो स्पेशल स्टॉर्म याद आया। उसे याद आया कि कैसे वहां उसकी बॉडी और स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। बाद में उसे पता चला था कि वो स्टॉर्म जैस्मिन ने जानबूझकर स्ट्रॉन्ग किया था ताकि वो अपनी लिमिट्स को बार बार तोड़ सके। लिमिट्स को तोड़ना। यूनचे की आंखों में अचानक एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत स्काई पॉइजन पर्ल से वो पत्थर निकाला जो सुशान ने उसे दिया था, स्टारपिकर स्टोन। ये पत्थर किसी तारे की तरह चमक रहा था। यूनचे उछलकर उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, पत्थर से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग हवा निकली जिसने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। उसे इंस्टेंटली फील हुआ कि उसकी थकान कम हो रही है। बाकी लोगों के लिए ये हवा मिस्टीरियस हो सकती थी, लेकिन यूनचे तुरंत समझ गया कि ये क्या है। ये क्लियर था कि ये वर्ल्डली एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ थी। इस पत्थर का असली काम सिर्फ प्रोफाउंड एनर्जी सर्कुलेट करना नहीं था, बल्कि ये नेचर की एनर्जी को खींचकर यूजर के अंदर भर देता था। यूनचे बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने तुरंत ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा एक्टिवेट कर दिया। गॉड रियल्म की वर्ल्डली स्पिरिचुअल एनर्जी वैसे भी लोअर रियल्म से बहुत ज्यादा प्योर और हैवी थी। ऊपर से स्टारपिकर स्टोन की मैजिकल एबिलिटी। नतीजा यह हुआ कि एनर्जी किसी बाढ़ की तरह यूनचे के अंदर घुसने लगी। और भाई साहब, सिर्फ 30 मिनट में यूनचे की खाली हुई प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह रिकवर हो गई। यह स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अगर मुझ सुशांत जैसा एक्सपर्ट भी देखता तो उसका दिमाग हिल जाता। जैसे ही एनर्जी फुल हुई, यूनचे पत्थर से नीचे कूदा और दोबारा हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को पकड़ लिया। इस बार उसकी आंखों में एक खूंखार जानवर जैसा लुक था। उसने चिल्लाकर कहा, रंबलिंग हेवन। बूम! धमाका इतना तेज था कि लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। कल्टीवेशन रूम की हवा एकदम केओटिक हो गई। यूनचे अब किसी पागल बीस्ट की तरह अपनी तलवार घुमा रहा था। एक ही स्ट्राइक में रूम का फर्श फट गया और पत्थर हवा में उड़ने लगे। दूसरे स्ट्राइक में फर्श उखड़ गया और तीसरे स्ट्राइक में वो उड़ते हुए पत्थर पाउडर बन गए। सिर्फ 3 वार हुए थे और यूनचे के हाथों से खून बहने लगा था, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी आंखों में अभी भी वही पागलपन था। चौथे स्ट्राइक पर तलवार पर लाल रंग की फ्लेम जल उठी। उसने जैसे ही तलवार घुमाई, सामने का कई किलोमीटर का एरिया इल्यूशन में आग का समंदर बन गया। हर एक स्ट्राइक में वो अपनी जान लगा रहा था, जैसे सामने उसका कोई जानी दुश्मन खड़ा हो। 7 स्ट्राइक्स मारने के बाद यूनचे की चीख निकल गई। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई। तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। सैकड़ों जगहों से खून निकल रहा था। रंबलिंग हेवन अभी उसकी औकात से बाहर की चीज थी। 7 स्ट्राइक्स ने उसका कचूमर निकाल दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, मसल्स बुरी तरह ट्विच कर रहे हैं और करीब 30% मेरिडियंस टूट चुके हैं।
उसने जमीन पर हाथ रखकर खून की उल्टी की। अगर कोई और होता तो अब तक आधा मर चुका होता और उसकी प्रोफाउंड वेन्स हमेशा के लिए बेकार हो जाती। यूनचे थोड़ी देर तक जमीन पर पड़ा रहा, फिर उसने अपनी बॉडी को घसीटना शुरू किया। उसके पीछे खून की एक लकीर बनती जा रही थी। दर्द से उसका बुरा हाल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ट्विस्टेड एक्साइटमेंट थी। जैसे तैसे वो रेंगता हुआ स्टारपिकस स्टोन तक पहुंचा। उसका हाथ पत्थर पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। उसकी सांसें बहुत कमजोर थी। बिल्कुल ऐसे ही, बस ऐसे ही लिमिट्स को तोड़ना है, मौत के करीब जाने वाला फील। यूनचे पागलों की तरह हंसने लगा। उसने दांत भींचकर खुद को पत्थर के ऊपर लुढ़काया और एक अजीब से पोस्चर में बैठकर फिर से ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा शुरू कर दिया। स्टारपिकस स्टोन ने फिर से अपना जादू दिखाया और वर्ल्डली एनर्जी तेजी से यूनचे के अंदर आने लगी, उसकी टूटी हुई बॉडी और वेन्स को ठीक करने के लिए। इस बार हालत बहुत खराब थी। पिछली बार मून स्लॉटर डेविल नेस्ट में जब उसने रंबलिंग हेवन यूज किया था तो रिकवर होने में 1 हफ्ता लगा था। दुनिया में शायद वो अकेला ऐसा इंसान था जो इतनी हैवी इंजरी के बाद बिना किसी साइड इफेक्ट के रिकवर हो सकता था। 2 घंटे बाद यूनचे का पीला पड़ा चेहरा वापस लाल होने लगा। 4 घंटे बाद उसकी सांसें स्टेबल हो गई और 8 घंटे बाद यूनचे ने अपनी आंखें खोली। सिर्फ 8 घंटे में उसके सारे जख्म भर चुके थे और उसकी एनर्जी फुल हो चुकी थी। यूनचे पत्थर से नीचे कूदा। नीचे आते ही उसने फिर से हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड उठा ली। उसकी बॉडी से फिर से वही खूंखार ऑरा निकलने लगा। रंबलिंग हेवन के नाइटमेयर से बाहर आते ही उसने फिर से रंबलिंग हेवन ओपन कर दिया। उसकी ताकत फिर से बढ़ गई। 50 लाख किलो की तलवार उसे हल्की लगने लगी, लेकिन साथ ही उसकी बॉडी के सेल्स फटने को तैयार थे। वो अपनी जान की बाजी लगा रहा था। हर बार जब वो रंबलिंग हेवन खोलता वो मौत के मुंह में जाता। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि उसे जैस्मिन से मिलने का एक चांस मिल सके। जैस्मिन के लिए वो अपनी जान भी दाव पर लगाने को तैयार था। बान तलवार दूर जा गिरी और यूनचे फिर से जमीन पर आ गिरा। इस बार भी 7 स्ट्राइक्स लगे थे, लेकिन आखिरी स्ट्राइक में उसने डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ यूज किया था, जो सबसे ज्यादा एनर्जी पीता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके दोनों हाथों की नसें फट गई। खासकर राइट हाथर से तो खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश होने ही वाला था कि उसने जोर से अपनी जीभ काट ली ताकि होश में रहे। उसने खुद से बड़बड़ाया, मैं कर सकता हूं, मुझे पता है मैं कर सकता हूं। अपनी आखिरी सांस पर लटकते हुए यूनचे फिर से स्टारपिकस स्टोन पर चढ़ा और रिकवरी मोड में चला गया। ड्रैगन गॉड की बॉडी, रेज गॉड की रिकवरी पावर और इविल गॉड की वेन्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही वो ये सुइसाइडल ट्रेनिंग कर पा रहा था। 1 घंटे बाद वो फिर खड़ा हुआ और पत्थर से उतरते ही उसने फिर से रंबलिंग हेवन एक्टिवेट कर दिया। सीन ये बन गया था कि वो रंबलिंग हेवन खोलता, अपनी एनर्जी खाली करता, अपनी बॉडी को लगभग मार डालता और फिर स्टारपिकस स्टोन पर जाकर रिकवर होता। फिर वही चीज दोबारा, बार बार। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, ये साइकिल लगातार चलता रहा। कल्टीवेशन रूम अब एक खंडहर बन चुका था। वहां इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था कि रूम की सेल्फ रिपेयरिंग फॉर्मेशन भी स्लो पड़ गई थी। यूनचे एक पागल आदमी बन चुका था जो दर्द, हताशा और मौत के डर से ऊपर उठ चुका था। उसे नहीं पता था कि इस पागलपन का अंजाम क्या होगा, लेकिन अपने इम्पॉसिबल गोल को पाने के लिए उसे अपनी लिमिट्स को तोड़ना ही था। यही जैस्मिन ने उसे सिखाया था। यह ट्रेनिंग मेथड इतना क्रूर था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। हर बार जब यूनचे मौत के मुंह से वापस आता, उसकी बॉडी और प्रोफाउंड वेन्स का मानो पुनर्जन्म होता। 9वीं बार रिकवर होने के बाद उसके पास इतनी एनर्जी बच गई थी कि वो अपना 8वां स्ट्राइक मार सके। ये दर्द अब उसके लिए एक रूटीन बन चुका था और वो धीरे धीरे इस पेन का आदी हो गया था। यूनचे को अब टाइम का कोई अंदाजा नहीं रहा। वो बस अपनी बॉडी को हैवी इंजरीज देता, अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को पूरी तरह खाली करता और फिर रिकवर होता। ये साइकिल लगातार चलता रहा। हर रिकवरी के साथ हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से मारे जाने वाले स्ट्राइक्स की गिनती चुपचाप बढ़ती गई। 7 से 8, 8 से 9, और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। यूनचे को लगा जैसे बस कुछ ही दिन हुए हैं, क्योंकि उसका पूरा फोकस सिर्फ रिकवरी और अटैक्स पर था। इन 3 महीनों में उसने अपनी लिमिट्स को 200 से ज्यादा बार तोड़ा था। अब रंबलिंग हेवन स्टेट में वो हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से 15 फुल पावर अटैक्स कर सकता था। और यह सिर्फ नंबर गेम नहीं था। हर स्ट्राइक की पावर पिछले वाले से कहीं ज्यादा भयानक थी।
लेकिन इस प्रोसेस के दौरान उसकी बॉडी और प्रोफाउंड वेन्स में एक ऐसा बदलाव आया जो यूनचे खुद भी फील नहीं कर पाया। वो स्टारपिकर स्टोन पर सीधा बैठा था। भले ही उसकी बॉडी खून के धब्बों और चोटों से भरी थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम शांत था। 8 घंटे तक बिना हिले डुले बैठने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी बॉडी और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। हालांकि उसके नीचे रखा स्टारपिकर स्टोन अब पहले जैसा ब्राइट नहीं था। उसकी स्टारलाइट काफी डिम हो चुकी थी। अगर कोई और कल्टीवेटर इसे यूज करता तो यह पत्थर 10 साल तक चलता, लेकिन यूनचे के पास रेज गॉड की पावर थी, जो हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी भूखे जानवर की तरह चूस रही थी। सिर्फ 3 महीनों में इस पत्थर की 70% पावर खत्म हो चुकी थी, लेकिन यूनचे को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में एक डरावनी ठंडी चमक दिखाई दी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और 50 लाख किलो की हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड सीधे उसके हाथ में आ गई। वो फिर से रंबलिंग हेवन ओपन करने ही वाला था कि तभी उसे अपनी साउंड ट्रांसमिशन जेड से एक वाइब्रेशन फील हुई। यूनचे का हाथ हवा में ही रुक गया। सीन यह है कि डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के मेंबर्स आपस में कांटेक्ट करने के लिए आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड यूज करते हैं। ब्लू पोल स्टार से यहां स्नो सॉन्ग रियल में सिग्नल आना इम्पॉसिबल था, और स्नो सॉन्ग रियल में मु बिंगयुन और मु शियाओलान के अलावा उसका कांटेक्ट किसी के पास नहीं था, सिवाय एक इंसान के। जैसे ही वो स्नो सॉन्ग रियल में आया था, उसने अपना साउंड ट्रांसमिशन इम्प्रिंट सिर्फ फैंग मो को दिया था। वही फैंग मो जो यूनचे की तरह लोअर रियल्म से आया था और 3 महीने पहले मु फैंगशु के सामने यूनचे के लिए बोलने की हिम्मत की थी। उस दिन फैंग मो ने एग्जाम पास करके फ्रीजिंग स्नो हॉल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसने मेन हॉल मास्टर से पंगा लिया था। यूनचे को पता था कि मु फैंगशु जैसी औरत उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने फैंग मो को अपना कॉन्टैक्ट दिया था ताकि मुसीबत के टाइम वो उसकी मदद कर सके। यूनचे ने तुरंत साउंड ट्रांसमिशन जेट बाहर निकाली और जैसा उसे शक था, फैंग मो की आवाज आई, सीनियर ब्रदर यूनचे, मुझे बचाओ। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी और उसमें गहरा दर्द साफ झलक रहा था। यूनचे का माथा ठनका। उसने तुरंत पूछा, तुम कहां हो? लोकेशन मिलते ही उसने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को वापस रखा और स्टारपिकर स्टोन से नीचे कूद गया। उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज की और बॉडी पर लगे खून और फटे कपड़ों को साफ करके नए कपड़े पहन लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए पलटा, वो अचानक रुक गया। उसने अपने दोनों हाथों को हैरानी से देखा। यूनचे सन्न रह गया। 10th लेवल ऑफ दी सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म। जब उसने जेड फॉलन आइस सोल पैलेट खाई थी तो वो 8th लेवल पर था। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब 10th लेवल पर पहुंच गया। सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के हर छोटे ब्रेक थ्रू में प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का नेचर चेंज होता है और एनर्जी वायलेंट हो जाती है। यह इम्पॉसिबल था कि उसने 2 लेवल्स जंप कर लिए और उसे पता भी नहीं चला। यूनचे थोड़ी देर तक कंफ्यूज खड़ा रहा। क्या यह उसकी क्रेजी कल्टीवेशन मेथड का नतीजा था? सिर्फ 3 महीनों में 8th लेवल से 10th लेवल। शुआन्युआन वेंटियान जैसे लेजेंड को यह डिस्टेंस कवर करने में 600 साल लग गए थे, और यूनचे ने यह बिना किसी एक्सटर्नल मेडिसिन के सिर्फ 3 महीने में कर दिखाया था। अब वो डिवाइन वे यानी गॉड बनने के रास्ते के एकदम दरवाजे पर खड़ा था। तभी उसका ध्यान अपनी हथेली पर गया। वहां काली एनर्जी जमा हो रही थी। डेवल ओरिजिन ऑर्ब की ग्रोथ स्पीड भी बढ़ गई थी। यूनचे ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी पावर मेरी अपनी प्रोफाउंड वेन से ज्यादा हो जाएगी। जैस्मिन ने उसे बताया था कि गॉड रियल्म में डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी का यूज करना मना है। अगर किसी को पता चला तो वो मारा जाएगा। उसने तुरंत उस पावर को सप्रेस किया और दरवाजे खोलकर बाहर भाग गया। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रीजिंग स्नो हॉल के एक सुनसान कोने में। कड़क हड्डी टूटने की एक तेज आवाज आई और एक दुबला पतला लड़का हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। सफेद बर्फ पर ताजे खून के निशान बन गए। उस लड़के का लेफ्ट हाथ टूट चुका था और बेजान लटक रहा था। वो और कोई नहीं, फैंग मो था। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। उसके सामने 2 यंग मैन खड़े थे। एक ने नीले कपड़े पहने थे, जिसका नाम लियू हाम था। उसने फैंग मो को नीची नजरों से देखते हुए कहा, टीएसके, मैंने लोअर रियल्म से आए बहुत से ढीठ लोग देखे हैं, लेकिन तेरी खोपड़ी कुछ ज्यादा ही सख्त है। दूसरे लड़के दी कुई ने हंसते हुए कहा, अरे अगर सख्त है तो क्या हुआ, थोड़ा और जोर लगाएंगे तो टूट जाएगी। डी कुई ने आगे कहा, यह बस एक स्नोजिल्क सीड ही तो है, चुपचाप हमें दे देता तो इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। तुम लोअर रियल्म्स के लोग न सिर्फ कचरा हो, बल्कि दिमाग से भी पैदल हो।
असल बात यह थी कि स्नोजिल्क सीड एक कीमती मेडिसिन थी जो हर 3 महीने में डिसाइपल्स को मिलती थी। फैंग मो के पास बस यही एक रिसोर्स था और ये दोनों गुंडे उसे छीनना चाहते थे। फैंग मो ने दांत पीसते हुए कहा, फ्रीजिंग स्नो हॉल में प्राइवेट फाइट्स मना है और चोरी करना तो और भी बड़ा जुर्म है। अगर हिम्मत है तो मुझे जान से मार दो, वरना मेरे शरीर का एक एक जख्म तुम्हारे जुर्म की गवाही देगा। लियू हांग और डी कुई एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लगे। डी कुई ने एक लात मारी और फैंग मो फिर से दूर जा गिरा। गवाही? कैसी गवाही? किसने देखा? डी कुई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हम डिसिप्लिन डीकॉन को 20 साल से जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो हम पर भरोसा करेगा या तुम जैसे लोअर रियल्म के कीड़े पर? और वैसे भी किसी पर झूठा इल्जाम लगाना भी यहां एक क्राइम है। लियू हांग ने अपनी आंखें नैरो की। तुझे अभी तक सिचुएशन समझ नहीं आई? तूने पहले ही दिन मेन हॉल मास्टर से पंगा लिया था। वो खुद तेरे जैसे छोटे कीड़े को नहीं कुचलेंगी, लेकिन अगर हम उनका काम आसान कर दे तो वो खुशी होंगी। अगर हम तुझे मार भी दें तो शायद हमें सजा के बदले इनाम मिले। डी कुई ने फैंग मो के सिर पर अपना पैर रखा और धीरे से बोला, और एक बात सुन ले, लियू हांग का कजिन मू यीझो फर्स्ट आइस फीनिक्स पैलेस का हेड डिसाइपल है। हेड डिसाइपल, समझा? उसके प्रोटेक्शन में अगर हम तुझे मार भी दे तो कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। फैंग मो ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो लोअर रियल्म से यहां तक इतनी मेहनत करके पहुंचा था, लेकिन यहां के डिसाइपल्स के सामने वो हेल्पलेस था। बाकी लोगों ने गुलामी स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसका जमीर उसे झुकने नहीं दे रहा था। डी कुई ने अपना पैर उठाया और फैंग मो के राइट हाथ की तरफ एम किया। उसने कहा, मैंने जो कहना था कह दिया, ये तेरा आखिरी मौका है। स्नोजिल्क सीड दे दे, वरना तेरा राइट हाथ भी गया। वो पैर नीचे लाने ही वाला था कि तभी एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, जरा उसके हाथ को छूकर तो दिखा। डी कुई ने घबराकर पीछे हटते हुए चिल्लाया, वहां कौन है? वो लोग एक ऐसी जगह पर थे जहां उन्हें कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि वो जो कर रहे थे वो रूल्स के खिलाफ था। लेकिन यह आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी और उसे किसी के आने की आहट तक नहीं मिली। डी कुई का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी ऊपर से सफेद ट्रेनिंग क्लोथ्स में एक फिगर धीरे से नीचे उतरा और सीधा फैंग मो के बगल में लैंड हुआ। डी कुई और लियू हांग ने यूनचे को पहले कभी नहीं देखा था। उनके लिए यह चेहरा बिल्कुल नया था। यूनचे की ऑरा को सेंस करते ही उन्हें पता चला कि यह बंदा तो सिर्फ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म में है। डी कुई का डर तुरंत घमंड में बदल गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो कोई मरने के लिए यहां आहीग। लेकिन उसकी बात बीच में ही अटक गई। उसकी नजर यूनचे के कंधे पर लटक रहे आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड पर पड़ी। यह जेड सिर्फ आइस फीनिक्स पैलेस के डिसाइपल्स के पास होता है। डी कुई की आंखें फटी की फटी रह गई और वो हकलाते हुए चिल्लाया, तुम यूनचे हो? पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स एक्ट में सिर्फ एक ही बंदा था जो सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म में होने के बावजूद आइस फीनिक्स पैलेस का डिसाइपल बना था, और वो यूनचे था। 3 महीने पहले उसका नाम हर जगह गूंज रहा था। जमीन पर पड़े फैंग मो ने जब अपने बगल में यूनचे को देखा तो उसके होंठ कांपने लगे। वो लड़का जो इतना मार खाने के बाद भी इन बुलीज के सामने नहीं झुका था, अब यूनचे को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। गॉड रियल्म का कानून जंगल के कानून से भी ज्यादा क्रूर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यूनचे सच में उसकी एक आवाज पर उसे बचाने चला आएगा। उसने धीमी आवाज में कहा, सीनियर ब्रदर। यूनचे। पीछे खड़े लियू हांग ने अपनी आंखें नैरो की। डी कुई ने जल्दी से उसे याद दिलाया, सीनियर ब्रदर लियू, ये वही यूनचे है जिसने 3 महीने पहले मेन हॉल मास्टर के भतीजे को बुरी तरह घायल कर दिया था। लियू हांग ने एक फेक स्माइल के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो यह है मशहूर सीनियर ब्रदर यूनचे। 3 महीने पहले आपने जो टैलेंट दिखाया था वो सच में तारीफ के काबिल है। मैंने सोचा नहीं था कि आपसे मिलने का मौका मिलेगा। लियू हांग की बातों में रिस्पेक्ट तो थी, लेकिन उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि गहराई में देखा जाए तो वो यूनचे को नीची नजर से देख रहा था। उसके लिए यूनचे सिर्फ एक लकी बंदा था जिसे सेक्ट ने बिना एग्जाम के अंदर ले लिया था। यूनचे ने लियू हांग की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो नीचे झुका और फैंग मो की चोटों को चेक करने लगा। फिर उसने अपना सिर उठाया और ठंडी आवाज में पूछा, तुम दोनों ने इसे मारा? बिल्कुल सही। लियू हांग ने हंसते हुए सिर हिलाया। जूनियर ब्रदर्स को रूल्स सिखाना हम सीनियर्स का काम है। सीनियर ब्रदर यूनचे का इस बारे में क्या ख्याल है? यूनचे ने सपाट चेहरे से पूछा। वजह? तभी फैंग मो ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सीनियर ब्रदर, ये लोग मुझसे मेरा स्नोजिल्क सीड छीनना चाहते थे।
खांसते हुए उसने आगे कहा, आप यहां से चले जाइए। ये दोनों बहुत ताकतवर है। इनकी पावर 7th लेवल ऑफ द डिवाइन ओरिजिन रियल्म पर है और लियू हांग का कजिन मू यीझो फर्स्ट आइस फीनिक्स पैलेस का हेड डिसाइपल है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। फैंग मो ने यून चे को इसलिए बुलाया था ताकि उसके स्टेटस से इन गुंडों को डरा सके, लेकिन अगर उसे पता होता कि लियू हांग की बैकिंग इतनी स्ट्रांग है तो वो यून चे को कभी खतरे में नहीं डालता। हेड डिसाइपल का नाम सुनकर किसी की भी हालत खराब हो सकती थी, लेकिन यून चे ने शांत रहते हुए अपना हाथ फैंग मो की पीठ पर रखा और नेचर से स्पिरिचुअल एनर्जी खींचकर उसकी बॉडी में डालना शुरू कर दिया। एक ठंडी और राहत देने वाली लहर फैंग मो के शरीर में दौड़ गई, जिससे उसका दर्द तुरंत कम हो गया। फैंग मो के मुंह से मू यीझो का नाम सुनकर लियू हांग का सीना और चौड़ा हो गया। उसे लगा अब तो यून चे की हवा निकल जाएगी। उसने हंसते हुए सोचा कि जब हेड डिसाइपल उसका कजिन है तो उसे एक लोअर रियल्म से आए हुए कमजोर डिसाइपल से डरने की क्या जरूरत। यून चे ने धीरे से फैंग मो से हाथ हटाया और खड़ा हो गया। उसने उन दोनों को बिना किसी इमोशन के देखा। यून चे ने पूछा, तो तुम लोग इससे स्नोज़ल्क सीड लूटने आए हो? लियू हांग को यह सब बहुत फनी लग रहा था। उसने कहा, तो अगर मैं कहूं तो तुम क्या कर लोगे? क्या सीनियर ब्रदर यून चे इस कचरे के लिए हमसे दुश्मनी मोल लेंगे? तभी यून चे की आंखों में एक जानलेवा चमक आई। उसने बेहद ठंडे शब्दों में कहा, बहुत सिंपल है। जितने भी स्नोज़ल्क सीड्स तुम्हारे पास है उन्हें चुपचाप मुझे दे दो और अपना लेफ्ट हाथ खुद तोड़ लो, फिर तुम यहां से दफा हो सकते हो। जैसे ही ये शब्द निकले वहां सन्नाटा छा गया। लियू हांग की हंसी रुक गई और डी कुई का चेहरा बदल गया। यहां तक कि फैंग मो भी सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ सेकंड्स बाद लियू हांग पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, सीनियर ब्रदर यून चे तो बड़े मजाकिया है। पहली मुलाकात में इतना बड़ा जोक। डी कुई ने भी गंदी हंसी हंसी। उसकी नजरों में अब खून उतर आया था। यून चे की बातें उन्हें जोक लग रही थी, और अगर ये जोक नहीं था तो ये यून चे की सबसे बड़ी गलती थी। यून चे के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये खुद करूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर सिर्फ एक हाथ टूटने से काम नहीं चलेगा। लियू हांग का चेहरा अब गंभीर हो गया। उसने कहा, यून चे, मैंने इज्जत दी तो तुम सिर पर चढ़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है आइस फीनिक्स पैलेस का डिसाइपल बनकर तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम लोअर रियल्म से आए हुए एक कीड़े हो। तुम्हारी कल्टिवेशन हम सबके सामने एक मजाक है। डी कुई ने भी अपनी तलवार निकाल ली और आगे बढ़ा। मैंने सुना है मेन हॉल मास्टर से पंगा लेने के बाद तुम 3 महीने तक डर के मारे बाहर नहीं निकले और अब यहां शेर बन रहे हो। अगर कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन हम जी हानफेंग जैसे कमजोर नहीं हैं, और सीनियर ब्रदर लियू हांग को छूने की औकात तो तुम्हारी 7 जन्मों में नहीं है। अभी निकल जाओ वरना फ्रीजिंग स्नो हॉल का इलाका है, परिणाम बहुत बुरा होगा। यून चे ने अब कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और भारी भरकम हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गई। उसके कदम न तो तेज थे और न ही धीमे। वो सीधा डी कुई और लियू हांग की तरफ बढ़ने लगा। फैंग मो ने रोकने की कोशिश की। सीनियर ब्रदर यून चे, रुकिए। लेकिन जैसे ही हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड बाहर आई, एक पहाड़ जैसा प्रेशर उन दोनों पर गिर पड़ा। लियू हांग और डी कुई के रोंगटे खड़े हो गए। लियू हांग चिल्लाया, यून चे, तुम अपनी मौत बुला रहे हो। डी कुई, इसका हाथ तोड़ दे। भले ही वो आइस फीनिक्स पैलेस का डिसाइपल था, लेकिन लियू हांग को लगा कि मू बिंगयून के डर से वो उसे जान से नहीं मार सकते, पर हाथ पैर तो तोड़ ही सकते हैं। डी कुई ने एक शैतानी हंसी के साथ अपनी तलवार घुमाई। आइस फीनिक्स पैलेस के डिसाइपल का हाथ तोड़ने में जो मजा आएगा, उफ। वो अपनी पूरी ताकत के साथ यून चे पर झपटा। डी कुई की पावर 7th लेवल ऑफ द डिवाइन ओरिजिन रियल्म पर थी, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। उसे पूरा भरोसा था कि वो यून चे को आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे ही हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड उसके पास आई, उस तलवार का प्रेशर इतना भयानक था कि डी कुई के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह खौफ ने ले ली। वो बचना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में बर्फ का गुबार छा गया। डी कुई की तलवार के 5 टुकड़े हो गए। वो खुद कटी पतंग की तरह हवा में उड़ गया और मुंह से खून की एक लंबी पिचकारी छोड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये नजारा देख लियू हांग का चेहरा सफेद पड़ गया। यहां तक कि यून चे खुद भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे याद था कि 3 महीने पहले उसे जी हानफेंग को हराने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी थी, लेकिन अभी उसने सिर्फ पर्गेटरी स्टेट में बिना रंबलिंग हेवन यूज किए 7th लेवल के एक्सपर्ट को एक ही झटके में उड़ा दिया।
सिर्फ 3 महीनों की ट्रेनिंग और जेड फॉलन आइस सोल पैलेट ने उसकी ताकत को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया था। यह चेंज उसके खुद के अंदाजे से बाहर था। युनचे ने अपनी हैरानी को तुरंत छिपाया और अपनी नजरें लियू हांग पर जमा दी। वो अभी भी 100 मीटर दूर था। उसने वहीं से अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को हवा में स्विंग किया। एक मौत का साया लियू हांग की तरफ बढ़ा। लियू हांग की आंखें फैल गई। उसने चिल्लाते हुए अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी डिफेंस में लगा दी, लेकिन युनचे की तलवार की ताकत के सामने उसका डिफेंस कांच की तरह चकनाचूर हो गया। लियू हांग भी एक ही झटके में बुरी तरह घायल होकर पीछे जा गिरा। हवा में उड़ती बर्फ और सन्नाटे के बीच फैंग मो का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। जिस जी हानफेंग ने उसे इतनी मुसीबत दी थी, वो लेवल 6 पर था, और आज युनचे ने लेवल 7 के 2 बंदों को मक्खी की तरह मसल दिया, वो भी सिर्फ 3 महीने में। यह ग्रोथ किसी चमत्कार से कम नहीं थी। युनचे धीरे धीरे चलता हुआ लियू हांग के पास पहुंचा। लियू हांग के अंदर का सारा घमंड अब गायब हो चुका था। उसके अंदरूनी हिस्से हिल चुके थे और उसे लग रहा था कि उसका शरीर फट जाएगा। युनचे को अपने ऊपर खड़ा देख उसकी बोलती बंद हो गई। युनचे ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अब अपने सारे स्नोज़ल्क सीड्स मुझे दे दो, और याद रखना, मैंने कहा सारे। मेरा टाइम वेस्ट मत करना, वरना हाथ तो क्या, तुम्हारे पैर भी नहीं बचेंगे। लियू हांग ने दर्द में भी दांत पीसते हुए धमकी दी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। युनचे, मेरा कजिन फर्स्ट आइस फीनिक्स पैलेस का हेड डिसाइपल मू यीझो है। वो 10th लेवल ऑफ द डिवाइन सोल रियल्म पर है, एक असली प्रोडिजी। अगर उसने तुम्हें मारना चाहा तो वो एक चींटी को मसलने जैसा होगा। अगर तुमने मुझे छूने की भी बाम आह। युनचे ने बिना कुछ बोले अपना पैर उठाया और जोर से लियू हांग के पैर पर दे मारा। हड्डी टूटने की भयानक आवाज आई और लियू हांग किसी जानवर की तरह चीखने लगा। युनचे नीचे झुका और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, लियू हांग, लगता है मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना पड़ेगा। वो ली मिंगचेंग नाम का बंदा अभी भी पैरालाइज्ड पड़ा होगा, शायद पूरी जिंदगी बिस्तर से न उठ पाए। मैंने सुना है उसकी बुआ तुम्हारी फ्रीजिंग स्नो हॉल की मेन हॉल मास्टर है। उनका रुतबा तुम्हारे किसी कजिन से बहुत बड़ा है। युनचे की आंखों में अब तक की सबसे खौफनाक चमक थी। उसने आगे कहा, लेकिन अफसोस, जिसने मेन हॉल मास्टर के भतीजे को अपाहिज बनाया, वो अभी तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा है। तो मुझे बताओ, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूं? युनचे ने लियू हांग की टांग पर अपना पैर रखा हुआ था। फैंग मो, जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वो ये नजारा देखकर वापस घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो रही थी और मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, बस वो हकला रहा था, से सीनियर ब्रदर युनचे। लेकिन युनचे ने जो अगली बात कही, उसने लियू हांग की आंखों की पुतलियों को सुई की नोक जितना छोटा कर दिया। युनचे की वो ठंडी शैतानी हंसी, टांग में होने वाला दर्द और हड्डी टूटने की आवाज, इन सब चीजों ने लियू हांग को एक डरावना सच याद दिला दिया। ये वही युनचे है जिसने मेन हॉल मास्टर के भतीजे और जी हानफेंग को सबके सामने क्रिपल कर दिया था। मतलब सीन ये था कि वो सिर्फ हराता नहीं था, वो सीधा अपाहिज बना देता था। चाहे वो ली मिंगचेंग हो या जी हानफेंग, सुनने में आया था कि वो अब कभी ठीक नहीं हो सकते। युनचे के एक्शंस इतने खूंखार थे कि सुनकर ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। और अब वही इंसान लियू हांग के ऊपर खड़ा था। उस पल लियू हांग को समझ आ गया कि अगर ये बंदा मेन हॉल मास्टर के भतीजे को नहीं छोड़ता तो वो उसे क्यों छोड़ेगा। एक असली डर उसके दिल में बैठ गया। दर्द से कांपते हुए उसने अपने हाथ से कंधे पर लगे आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड को छुआ और गिड़गिड़ाया, कजिन, मुझे बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है, बचाओ। लेकिन युनचे ने बिना किसी रहम के उसके हाथ को बर्फ में कुचल दिया और ठंडे लहजे में बोला, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी स्नोज़ल्क सीड्स तुम्हारे पास हैं, सब निकाल दो, वरना। लियू हांग की हालत पतली हो चुकी थी। दर्द इतना था कि वो अपनी एनर्जी यूज करने की हालत में भी नहीं था। उसने डरते हुए अपनी जेड से 4 स्नोज़ल्क सीड्स निकाले और युनचे की तरफ बढ़ा दिए, पर युनचे ने उन्हें लेने के बजाय एक ठंडी हंसी हंसी। लियू हांग, लगता है तुम्हारे कान खराब है। मैंने कहा था सारे स्नोज़ल्क सीड्स, लेकिन तुमने मुझे टालने के लिए बस ये थोड़े से निकाले हैं। अगर तुम ओबीडियंट नहीं बनोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लियू हांग ने डर के मारे सर हिलाया, नहीं, मेरे पास सच में इतने ही हैं। तभी फैंग मो ने भी जल्दी से कहा, सीनियर ब्रदर युनचे, हम फ्रीजिंग स्नो हॉल के डिसाइपल्स को हर 3 महीने में बस एक स्नोज़ल्क सीड मिलता है। 4 सीड्स का मतलब है पूरे 1 साल की कमाई। ये वैसे ही बहुत ज्यादा है।
लेकिन फैंग मो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। युन चे ने बिना वार्निंग के लियू हांग की टूटी हुई टांग पर दोबारा जोर से पैर मार दिया। हड्डी टूटने की आवाज फिर से आई। युन चे ने नीचे देखते हुए पूछा, अब बताओ, क्या तुम बाकी के स्नोजल सीड्स दोगे या नहीं? लियू हांग दर्द से तड़प रहा था। उसका पूरा शरीर एंट कर रहा था। उसने कहा, मेरे पास सच में बस इतने ही हैं। मार भी दोगे तो भी और नहीं है। युन चे ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, लगता है जब तक तुम अपनी कब्र नहीं देख लोगे तब तक नहीं मानोगे। युन चे ने हाथ बढ़ाया और जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ स्वॉर्ड का टुकड़ा उड़कर उसके हाथ में आ गया। उसने उस नुकीली ब्रोकन ब्लेड को लियू हांग के पेट यानी उसके लोअर एब्डोमेन के बिल्कुल करीब कर दिया। लियू हांग की आंखें फटी की फटी रह गई। ब्लेड उसके पेट से बस आधा इंच दूर थी। युन चे ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार याद करने में मदद करता हूं। तुम्हारे पास और स्नोजल सीड्स हैं या नहीं? अगर याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरी जिंदगी अपाहिज बनकर जीना पड़ेगा। लियू हांग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे दूसरों की धमकियों से डर नहीं लगता था, क्योंकि फ्रीजिंग स्नो हॉल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी एक ऑफिशियल डिसाइपल को क्रिपल करने की। लेकिन ये युन चे था, एक ऐसा पागल इंसान जो मू यीझो का नाम सुनने के बाद भी टांगे तोड़ने में हिचकिचाता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मत करना, मुझे याद आ गया, याद आ गया। लियू हांग की रूह काम गई। उसने जल्दी से अपनी आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड से बाकी के सीड्स निकाले। उसके हाथ इतने काम रहे थे कि सारे सीड्स जमीन पर बिखर गए। 4 पहले वाले और अब 29 और टोटल 33 नोजल सीड्स वहां पड़े थे। यह देखकर फैंग मो का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पूरी तरह स्पीचलेस था। ये सारे हैं, सच में सारे यही हैं। सीड्स देने के बाद लियू हांग जमीन पर निढाल हो गया, जैसे उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली गई हो। वो बस रहम की भीख मांग रहा था। ये वो सीड्स थे जो उसने खुद यूज करने के लिए और बाकी वाइस हॉल मास्टर और डीकॉन्स को मक्खन लगाने के लिए रखे थे। युन चे ने हाथ घुमाकर सारे स्नोजल सीड्स उठा लिए और बोला है, लगता है तुमने काफी शेडी डील्स की हैं। और तभी युन चे की उंगली हिल गई। एक कोल्ड लाइट चमकी और वो ब्रोकन ब्लेड सीधा लियू हांग के लेफ्ट हाथ में जा घुसी। हड्डी को छेदती हुई आर पार हो गई। एक ऐसी चीख निकली जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। युन चे ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा डी कुई की तरफ चल दिया। डी कुई, जो ये सब देख रहा था, उसका डर के मारे बुरा हाल था। जैसे ही उसने देखा कि युन चे उसकी तरफ आ रहा है, उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। वो जमीन पर गिरा और अपनी फुल स्पीड में आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड से सारे स्नोजल सीड्स निकालकर चिल्लाया, ये लो, मेरे सारे सीड्स। मेरे पास सच में बस इतने ही हैं। प्लीज मुझे जाने दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अगर लियू हांग का ये हाल हो सकता है तो डी कुई रिस्क लेने की सोच भी नहीं सकता था। युन चे ने वो 6 स्नोजल सीड्स लिए और फिर बिना किसी दया के डी कुई के लेफ्ट हाथ पर भी पैर रख दिया। डी कुई दर्द से बर्फ में लौटने लगा। युन चे ने मुड़कर कहा, लियू हांग, तुम्हें अपने साइड किक से सीखना चाहिए था। अगर तुमने पहले ही बात मान ली होती तो इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। लियू हांग जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी बोलने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वो बस यही चाहता था कि ये बुरा सपना जल्दी खत्म हो जाए। युन चे वापस फैंग मो के पास गया, जो अभी भी सदमे में था, और सारे 39 नोजल सीड्स उसके हाथ में थमा दिए। ये लो, ये इन लोगों ने तुम्हें कॉम्पेंसेशन दिया है। अगर तुम्हें लगे कि ये कम है तो जाकर उनके हाथ पैर तोड़ देना। 39 नोजल सीड्स फ्रीजिंग स्नो हॉल के एक डिसाइपल के लिए ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स था। फैंग मो खुश होने के बजाय डर रहा था। युन चे का अंदाज बहुत ही ज्यादा बोल्ड और खतरनाक था। फैंग मो घबरा रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, ये तुम्हारा हक है। वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फैंग मो ने जल्दी से कहा, सीनियर ब्रदर युन चे, सीड्स की बात छोड़ो। तुमने मुझे बचाया वही बहुत है। लेकिन अगर ये सच है कि लियू हांग का कजिन आइस फीनिक्स पैलेस का हेड डिसाइपल है तो मामला बिगड़ सकता है। तुम जल्दी यहां से जाओ। हो सकता है लियू हांग ने उसे साउंड ट्रांसमिशन भेज दिया हो। युन चे ने बड़े आराम से कहा, मेरी चिंता मत करो। मैं भी आइस फीनिक्स पैलेस का ऑफिशियल डिसाइपल हूं और मेरी पैलेस मास्टर मुझ पर काफी मेहरबान है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गलती उनकी थी, उन्हें सजा मिली।
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।